नमस्कार साथियों, मैं अजय से एमजी क्लासेस पृथ्वीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम देखिए भारत भूगोल का संदर्भ देख रहे थे और भारत भूगोल के संदर्भ में हम राज्यों का क्रम देख रहे थे। हमने पिछली वीडियो में गुजरात राज्य को संपूर्ण रूप से देख लिया था और आज देखने वाले हैं भारत के औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले या भारत का सबसे ज्यादा शहरीकरण वाला क्षेत्र या सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला नगर वो है आपका कौन सा, मुंबई या महाराष्ट्र। आज हम महाराष्ट्र राज्य के बारे में चर्चा करने वाले। महाराष्ट्र के भौगोलिक और राजनीतिक और ऐतिहासिक तीनों पहलुओं को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं और आपको घर बैठे बैठे आपको पूरे भारत के राज्यों के दर्शन और भारत के दर्शन कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम महाराष्ट्र के गठन से प्रारंभ करेंगे। देखिए महाराष्ट्र का गठन और आपके गुजरात का गठन, दोनों का गठन एक ही समय हुआ था। देखिए क्या था कि देखिए महाराष्ट्र का जब गठन हुआ, जब गुजरात का गठन हुआ उसी आधार पर आपके महाराष्ट्र का गठन किया गया। जब गुजरात का गठन हो रहा था तो उसमें उसकी भाषा यानी कि गुजराती के आधार पर किया गया। उसी संदर्भ में आपके महाराष्ट्र का जब गठन होता है वो आपकी मराठी भाषा के आधार पर किया गया। अच्छा, टाइम क्या हुआ करता था, यहाँ की आज की क्या स्थिति है, वो सबको हम देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र से हम प्रारंभ करेंगे तो इसके गठन से। और गठन से जब हम प्रारंभ करते हैं तो देखेंगे कि इसका गठन कब हुआ था। यदि जब गठन की बात आती है महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र का गठन तभी हुआ था जब गुजरात का आपके गठन किया गया था। मतलब कि आपके 1 मई 1960 को महाराष्ट्र एक अलग पृथक राज्य के रूप में उभर के आया भारत के राज्यों के संदर्भ में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन गठन से। तो गठन कब होता है इसका? गठन होता है इसका 1 मई 1960 को महाराष्ट्र को एक पृथक राज्य के रूप में बनाया गया। आज की राजधानी क्या रखी गई? महाराष्ट्र जब राज्य बन गया तो इसकी फिर राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी बनाया गया मुंबई को। मुंबई नाम सुनते ही सभी लोग खुश हो गए होंगे, है ना। मुंबई सपनों की नगरी, भारत का हॉलीवुड मुंबई। चलिए मुंबई के बारे में आप अलग से देख लोगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो राजधानी किसे बनाया गया? मुंबई को बनाया गया। मुंबई को इसकी राजधानी बनाया गया। अब राजधानी बन गई तो इसमें जिलों की संख्या कितनी बनाएगी या फिर यहाँ पर वर्तमान में अभी जिले कितने हैं? तो जिलों की जब संख्या आती है तो यहाँ पर वर्तमान में अभी 33 जिले। कितने जिले हैं? तो 33 जिले यहाँ पर वर्तमान में बनाए गए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ की विधानसभा सीटों की कि महाराष्ट्र से कुल कितनी विधानसभा सीटें निकाली जाती है या कितनी विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटों में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 288 कितनी है? 288 विधानसभा सीटें निकाली गई है। अब देखिए 288 तो विधानसभा सीटें, अब इनमें से राज्यसभा के लिए कितनी निकलती है और लोकसभा के लिए कितनी निकलती है? तो यदि हम बात करें लोकसभा की सीटों के बारे में तो लोकसभा की सीटें यहाँ से निकलती है 48। और यदि हम बात करें यहाँ के राज्यसभा सीटों के बारे में तो राज्यसभा सीटें निकलती है यहाँ से 19। यानी कि आपकी टोटल विधानसभा सीटें 288 और 288 में से आपकी राज्यसभा के लिए जो सीटें जाती है वो कितनी जाती है? वो तो जाती है आपकी 19। और यदि लोकसभा की बात करें तो कितनी जाती है आपकी? वो जाती है आपकी 48। अब चलिए बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कि अभी प्रेजेंट में वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे आपके शिवसेना से बगावत करके अलग या पृथक इनके द्वारा राजनीति में आया गया था, राजनीति की गई थी और उसी संदर्भ में क्या हुए थे? ये अगले प्रधानमंत्री या नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री यानी सीएम, अगले सीएम के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में बनाए गए थे। तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? एकनाथ शिंदे। और यदि हम बात करें यहाँ के राज्यपाल के बारे में तो राज्यपाल है यहाँ के वर्तमान रमेश बैस। रमेश बैस को यहाँ के वर्तमान राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। अब चलिए हम कुछ अन्य आंकड़ों पर दृष्टि डालते हैं, जैसे कि यहाँ के जनसंख्या घनत्व की। यदि हम बात करें महाराष्ट्र के जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है तो जनसंख्या घनत्व में देखोगे कि 370 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब महाराष्ट्र के यदि हम पूरे क्षेत्रफल में यदि हम बात करें व्यक्तियों के निवास की तो 370 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से क्या करते हैं? यहाँ पर निवास करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ की साक्षरता दर की। देखिए साक्षरता दर यहाँ की बहुत अच्छी है, लगभग आपकी 82.3%। मतलब 100 व्यक्तियों में से 100 यहाँ के मनुष्यों में से व्यक्तियों में से आपके 83 व्यक्ति कैसे मिलेंगे? आपको पढ़े लिखे मिल जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ के लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ पर 929 यानी कि आपकी
1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं। सेक्स रेशियो भी यहाँ का अच्छा है, लिंग अनुपात भी यहाँ का क्या है, अच्छा है, और साक्षरता दर भी यहाँ की अच्छी है। अब देखिए बात करते हैं कि महाराष्ट्र इतना उत्तीर्ण क्यों है, महाराष्ट्र इतना आगे क्यों है। तो देखिए क्या है आपका, महाराष्ट्र में ज्यादातर जो व्यक्ति है वो 50-50 हिस्से में, यानी कि हम बात करें टोटल जनसंख्या की, तो टोटल जनसंख्या का 50% हिस्सा किस पे देता है, तो व्यवसाय को महत्व देता है, मतलब कि उद्योग धंधों को। और बात करें 50% हिस्सा किसको देता है, तो 50% हिस्सा आपका जो जनसंख्या है वो आपका कृषि में देता है, मतलब कि खेती में योगदान देता है। और खेती के ही मामले में आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारे ऐसे फसलें हैं, कई सारे ऐसे फल है जो आपके महाराष्ट्र में उगाए या महाराष्ट्र में ही उगाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के कुछ अन्य चिन्हों के बारे में, राजकीय चिन्हों के बारे में। महाराष्ट्र के प्रतीक चिन्हों के बारे में यदि हम बात करें तो प्रतीक चिन्हों में यदि हम सबसे पहले देखें कि पशु, महाराष्ट्र का राजकीय पशु किसे बनाया गया है, या महाराष्ट्र का राजकीय पशु क्या है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ का आता है विशाल गिलहरी। विशाल गिलहरी मतलब कि एक बड़ी गिलहरी। देखिए बहुत कम लोग जानते हैं कि गिलहरी भी अपनी एक जानवर की श्रेणी में आती है, और बड़ी गिलहरी को ही महाराष्ट्र के आपके राजकीय पशु के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है, राजकीय पशु के मामले में मान्यता दी गई है। अब देखेंगे अपन राजकीय पक्षी के बारे में कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राजकीय पक्षी किसे नियुक्त किया गया है, तो पीले पैर वाला कबूतर, मतलब कि महाराष्ट्र का जो राजकीय पक्षी नियुक्त किया गया है वो पीले पैर वाला क्या है, कबूतर नियुक्त किया गया। इसी को हरियाल भी कहा जाता है, इसी पक्षी को क्या किया जाता है, इसका दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा हरियाल। अब पुष्प की बात करते हैं कि महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प क्या है, तो जरूर जरूल का पुष्प क्या है आपका वर्तमान में महाराष्ट्र के राजकीय पुष्प के रूप में जाना जाता है। अब यदि हम बात करें वृक्ष के बारे में तो राजकीय वृक्ष क्या है, तो वृक्ष आ जाता है आपका आम का पेड़। जी हाँ भाई, आम का पेड़। आम का पेड़ नाम देखिए क्या है आपका, वर्तमान में हो या आपका पहले से हो, आपका हमेशा से महाराष्ट्र आपका आम उत्पादन में अग्रणी राज्य रहा है, मतलब कि सबसे ज्यादा आम का उत्पादन आपके महाराष्ट्र में किया जाता है। अच्छा महाराष्ट्र में किया जाता है तो महाराष्ट्र के किस जिले में, किस जगह, तो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रत्नागिरी। रत्नागिरी में आपके बहुत ही अच्छे किस्म के क्या कर वो आम को उगाया जाता है, आम को खेती की जाती है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ की भाषा के बारे में। देखिए राजकीय वृक्ष क्या हो गया आपका, आम का पेड़, और भाषा क्या है, तो मराठी। मराठी यहाँ की क्या है, भाषा, जो राजकीय भाषा है। देखिए इसको अलग भी किया गया तो इसकी भाषा के आधार पर किया गया था। इसको मराठी जितना बहुत क्षेत्र था, जितने एरिया में आपके मराठी लोग रहते थे, मराठी भाषाई लोग रहते थे, उसी आधार पर क्या किया गया था, इसको बांट दिया गया था और इसका निर्धारण कर दिया गया था एक पृथक राज्य के रूप में। चलिए अब बात करें हम यहाँ के खेल के बारे में। खेल है यहाँ का कबड्डी। खेल क्या है यहाँ का, कबड्डी। कबड्डी हमारा पैतृक खेल या हमारा पारंपरिक खेल जो कौन सा है, कबड्डी। कबड्डी को यहाँ के राजकीय खेल के रूप में मान्यता दी गई है। अब बात करें यहाँ के नृत्य के बारे में तो नृत्य यहाँ का क्या है, नृत्य लावड़ी को। लावड़ी यहाँ का सबसे फेमस नृत्य है, सबसे फेमस जो नृत्य है वो कौन सा है आपका, लावड़ी है। लावड़ी आपका लावड़ी जो आपका गाया जाता है वो किया जाता है, वो आपका फसल एक क्या है, फसल पकने के बाद जो कटती है उस समय किया जाने वाला ये नृत्य होता है, वो कौन सा होता है, लावड़ी। अब देखिए हमने यहाँ के कुछ आपके राजनीतिक और उस राजकीय चिन्ह के बारे में तो चर्चा कर ली। यदि हम बात करें कि महाराष्ट्र की कुछ ऐतिहासिक के बारे में दृष्टि डालें, यानी इतिहास के बारे में, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहता है आपके भारतीय इतिहास के मामले में, तो महाराष्ट्र का ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो हम सबसे पहले यदि देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा था और तथा यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की क्या की थी, हत्या की थी। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ था कि देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी के लिए विजय के लिए भेजा गया था उसके चाचा और उस समय के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा कि देवगिरी जाइए और क्या कीजिए, वहां पर अभियान कीजिए और वहां को क्या कीजिए, जीत कर लाइए। तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ जाता है, देवगिरी, यानी कि आपके दक्षिण में जाता है, जो आज वर्तमान में कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। आज देवगिरी का ही परिवर्तित जो नाम हमें देखने को मिलता है वो आपको नाम देखने को मिलता है दौलताबाद, यानी कि दौलताबाद ही उस समय का देवगिरी हुआ करता था। तो देवगिरी इसने लूट लिया, धन एकत्रित कर लिया, साथ में क्या कहा, इसने एक योजना बनाई, धन एकत्रित कर लिया, लेकिन एक कहा नहीं दिया इसने, सुल्तान को नहीं दिया, मतलब किसको, जलालुद्दीन फिरोज को नहीं दिया। इसने षड्यंत्र रचा कि जैसे ही क्या होगा, मैं सुल्तान को कहां बुलाऊंगा, देवगिरी बुलाऊंगा और यही उसकी हत्या कर दूंगा और अगला सुल्तान कौन बन जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी बन जाएगा। तो यही क्रम रहा था कि इसने क्या किया था, देवगिरी को लूटा तथा यहीं पर ही उसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी। तो एक तो
ये हमारा बताता है कि खिलजी वंश का आपका अलाउद्दीन खिलजी इससे संबंध रखता है ऐतिहासिक दृष्टि से। दूसरी बात करें कि एमबीडी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का भी इसमें बहुत अहम रोल रहा कि देवगिरी का जब नाम क्या हो चुका था, दौलताबाद हो चुका था, तो इसने क्या किया था कि अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया था, दौलताबाद लेके गया था। और फिर दौलताबाद में से पसंद नहीं आया, वो वहाँ का जो वातावरण था वो उसे अच्छा नहीं लगा, गर्मी पड़ती थी, तो इसने क्या किया, पुनः कहाँ लेके गया था, दिल्ली। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कौन लेके आया था, मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था। अब चलिए आगे बात करें तो राष्ट्रकूटों का भी यहाँ पर महत्व रहता है ऐतिहासिक दृष्टि से। राष्ट्रकूटों का क्या महत्व रहता है, तो आपने देखा, नाम सुना होगा, अजंता की फेमस एलोरा की फेमस गुफाएं जो आपकी विश्व धरोहर में शामिल है। तो एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं का जो निर्माण किया था वो आपके राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था। साथ में एलोरा में स्थित आपका कैलाश मंदिर जो आपका जाना जाता है स्थापत्य कला के लिए, इसमें क्या था कि आपकी एक ही पत्थर को यानी एक चट्टान को, पूरी की पूरी जो पहाड़ी चट्टान थी उसी को काट काट कर गुफाएं बनाई गई थी और उसी को काट कर एक शिव जी के कैलाश मंदिर का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों का भी यहाँ महत्व रहता है। और देखें तो मुगलों के समय, देखो मुगलों के समय आपका जो औरंगजेब के समय, खासकर कौन, औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय की कुछ ऐतिहासिक घटना रही है। कौन सी रही है कि शिवाजी के साथ इसका क्या रहा है, हमेशा से मतभेद रहा है। शिवाजी ने क्या किया था, बचपन से ही मुगलों की नाक में दम कर रखा था और दक्षिण भारत में जितने भी मुगल के अधीन किले आते थे या उनके अंडर में जितने भी क्या थे राज्य आते थे उन सबको जीतना प्रारंभ कर दिया। और शिवाजी को एक बहुत ही फेमस युद्ध पद्धति के लिए जाना जाता था, जैसे हम गोरिल्ला पद्धति कहते हैं, इसी को एक नाम और मिलता है छापामार पद्धति भी कहा जाता है। तो इस पद्धति के लिए जाना जाता था और इसी पद्धति के अंतर्गत चलते क्या किया था, छत्रपति शिवाजी द्वारा मुगलों के किलों को जीतना चालू किया था। तो मुगलों ने क्या किया था, मुगल में सबसे फेमस जो सबसे क्रूर भी जिसे कहा जाता है कौन, औरंगजेब, उसने छत्रपति को दबाने के लिए, इनकी शक्ति को कम करने के लिए क्या किया था, महाराष्ट्र के दौलताबाद में ही स्थान या फिर वहीं पर एक गढ़ बना लिया था कि हम क्या करेंगे, छत्रपति को रोकेंगे। तो ये भी फेमस रहा आपका किसलिए, मुगलों के समय में। और देखिए मुगलों के समय क्या एक घटना और रही थी कि मराठा छत्रपति शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना भी कर दी गई थी। चलिए अब देखिए तो हमने ऐतिहासिक इसका महत्व देख लिया है। अब देखेंगे हम कुछ इसके अन्य तथ्यों के बारे में। अन्य तथ्य मतलब कि महाराष्ट्र को और किन अन्य क्षेत्रों में और अन्य दृष्टि से देखा जाता है। अब अन्य दृष्टि की बात करें देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा जो इसे पढ़ा जाता है या सबसे ज्यादा जो फेमस है इसे जाना जाता है भारत का। देखिए आपके पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन सभी में से आपका जो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला राज्य आता है वो कौन सा आता है, वो आपका कौन सा आता है, तो महाराष्ट्र आता है। यानी कि आपके महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा या सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट लिख भी रखा है कि भाई भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या पाई जाती है। अब देखिए बात करें हम यहाँ की प्रमुख कृषियों के बारे में कि महाराष्ट्र की प्रमुख कृषियां कौन सी है। मतलब कि महाराष्ट्र को देखिए हम जानते हैं, देखो मैंने अभी पहले चर्चा कर चुके हैं हम कि क्या है आपका कि 50% लोग जो है वो क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उद्योग करते हैं, बिजनेस करते हैं और 50% व्यक्ति जो रहते हैं वो क्या करते हैं, आपकी कृषि करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, आपकी खेती करते हैं। तो खेती में कौन कौन सी प्रमुख कृषियों को हो गए बोलते हैं, उन चीज को देख लेते हैं। देखिए अब यदि हम बात करें यहाँ की कृषियों के बारे में तो कृषियों में सबसे पहले या सबसे प्रमुख जो कृषि होती है वो होती है कपास की कृषि। दूसरी होती है आपकी यहाँ पर गन्ना की कृषि। कपास और गन्ना की कृषि ये दोनों की दोनों आगे क्या है, व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें मतलब कि ये केवल व्यापार करने के लिए बोई जाती है। और कपास की जो खेती की जाती है वो आपकी काली मिट्टी में होती है। कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी में। और काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में यदि बात करें तो कहाँ पाई जाती है, आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं अन्य फसलों की। तो देखिए यहाँ पर कपास, यहाँ पर गन्ना, यहाँ पर चावल की भी खेती की जाती है। तंबाकू आपका प्रमुख आपका क्षेत्र हो जाता है। तंबाकू उत्पादन में भी आपका महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। और यहाँ की एक जो सबसे फेमस फसल है वो कौन सी, आपकी तिलहन फसल। तिलहन में आपकी कई प्रकार की आ जाती है, तिल आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, सरसों आ जाता है, कई सारी जैसे तेल निकाला जाता है वो आपकी तिलहन फसलों के अंतर्गत आती है। और तिलहन फसलों में भी आपका कौन सा, महाराष्ट्र अग्रणी राज्य होता है, यानी कि आगे का राज्य होता है। अब देखिए अब बात करें कुछ अन्य चीजों के बारे में
कि यहाँ का प्रमुख बंदरगाह बंदरगाह से पहले हम देखेंगे यहाँ का प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में। यहाँ पर बनाया गया प्रमुख एयरपोर्ट कौन सा है? महाराष्ट्र का प्रमुख एयरपोर्ट कौन सा है? एयरपोर्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एकमात्र एयरपोर्ट जो सबसे फेमस है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराजा एयरपोर्ट। नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराजा एयरपोर्ट। इसे महाराजा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। कहाँ पड़ता है आपका? मुंबई शहर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, आपका एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है आपका? तो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई। अब देखिए यदि हम बात करें यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में कि महाराष्ट्र से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो नदियों में हम जब बात करते हैं तो नदियों में आप देखोगे सबसे प्रमुख जो नदी हो जाती है वो होती है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आपकी महाराष्ट्र की वृद्ध सबसे पुरानी नदी है और इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है वृद्ध गंगा। क्या बोलते हैं इसको? वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा के साथ साथ इसको दक्षिण भारत की गंगा नाम भी दिया गया है। तो गोदावरी नदी। दूसरी नदी है यहाँ की कौन सी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और तीसरी नदी है जो आपकी वो कौन सी आपकी? वो है आपकी नर्मदा नदी। और चौथी नदी है वो कौन सी? आपकी ताप्ती नदी। एक प्रमुख 4 नदियां तो हैं ही यहाँ की, साथ में एक नदी और है जिसका नाम है कोयना नदी। कोयना नदी आपकी फेमस क्यों हो जाती है? कोयना नदी को हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसी पर बनाया गया है महाराष्ट्र का एकमात्र सबसे बड़ा बांध जिसका नाम है कोयना बांध। कोयना बांध आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये भी मिलेगा कहाँ पर आपको? तो ये मिलेगा आपको कोयना नदी पर। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि कोयना बांध एकमात्र जो कौन सी नदी पर है आपका? कोयना नदी पर। ठीक है, तो कोयना बांध कौन सी नदी पर? कोयना नदी पर। और आपकी महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती। ये प्रमुख 4-5 नदियां कौन सी? ऊपर है आपकी कोयना। ये 5 नदियां प्रमुख नदियां हैं जो महाराष्ट्र से प्रवाहित होती हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के कुछ उद्योगों के बारे में। तो देखिए कृषि में तो हमने देख लिया कि 50% जो व्यक्ति होते हैं 50% वो कृषि करते हैं और 50% जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में हम बात करें किस किस चीज का बिजनेस होता है, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ का फेमस उद्योग या जो जाना जाता है आपका महाराष्ट्र, वो जाना जाता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उद्योग जो कारखाना जो स्थापित किया गया है या लगाया गया है वो कहाँ पड़ता है आपका? वो पड़ता है नागपुर में। कहाँ पड़ता है? नागपुर में। मुंबई के महाराष्ट्र के प्रमुख उद्योगों में से सूती वस्त्र उद्योग कारखाना या सूती वस्त्र उद्योग आपका नागपुर में पड़ेगा। दूसरा है आपका कागज उद्योग। देखिए यहाँ पर कागज उद्योग भी है, ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है नासिक में। सूती वस्त्र उद्योग आपका नागपुर में, कागज उद्योग आपका नासिक में। और यहाँ पर अन्य उद्योगों की बात करें तो रेशम उद्योग, चमड़ा उद्योग तथा दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई मतलब माचिस की तीलियां। क्या बनाई जाती है यहाँ पर? माचिस की तीलियां बनाई जाती है, माचिस को बनाया जाता है। दिया सलाई उद्योग, ये तीनों के तीनों पड़ते हैं आपके कोल्हापुर में। कोल्हापुर आपका एक चीज के लिए और फेमस है, जैसे कि आपका चप्पल निर्माण के लिए। किसके लिए? चप्पल जूता का निर्माण होता है यहाँ पर बहुत मात्रा में, चप्पल निर्माण। तो चप्पल निर्माण के लिए भी आपका कोल्हापुर जाना जाता है। लोग बात कहते भी है कि कोल्हापुरी चप्पल लाना भाई, बड़ी फेमस होती है आपकी। तो ठीक है, कौन से आपकी? कोल्हापुर आपका किस लिए जाना जाता है? रेशम, चमड़ा तथा दिया सलाई और चप्पल उद्योग के लिए जाना जाता है। अब चलिए अब देखेंगे हम यहाँ के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में, क्योंकि हमें पता है सर्वाधिक जो आपका व्यापार होता है वो महाराष्ट्र के मुंबई से होता है। यदि हम बात करें कि हमारा जितना भी विदेशी समुद्री व्यापार होता है, जितने भी विदेशों के साथ, अन्य देशों के साथ जो व्यापार होता है वो आपके महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के स्थान से होता है। और यहाँ पर मुंबई के स्थान में आपके कई बंदरगाह पाए जाते हैं जो मुख्य होते हैं, जिनमें से आपके 3 प्रमुख बंदरगाह हैं जो मुंबई में स्थित है। जैसे कि आपका पहला बंदरगाह है कौन सा? मुंबई बंदरगाह। कौन सा है आपका? बंदरगाह में यदि बात करें तो पहला बंदरगाह मुंबई, इसको बॉम्बे बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। बॉम्बे बंदरगाह भी कहा जाता है। दूसरा है आपका नाबासिगा बंदरगाह। तीसरा है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपके महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह, यदि क्वेश्चन बने कि बताइए महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा है आपका?
वो है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ के प्रमुख तीज त्योहारों के बारे में। देखिए आपका हमने नदियां देख ली, उद्योग देख लिए, बंदरगाह देख लिए। अब आते हैं हम किस पर, तो त्योहारों के बारे में कि महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। त्योहारों में जब सब बात करते हैं तो सबसे फेमस आपका जो नृत्य या त्योहार हो जाता है, सॉरी नृत्य नहीं त्योहार हो जाता है, वो कौन सा है आपका गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा यहाँ का सबसे प्रचलित वो त्योहार है जिसमें लोग बात क्या करते हैं, परंपरागत तरीके से इसको मनाते हैं और एक दूसरे के साथ मराठी में क्या करते हैं, आह्वान करते हैं किसी ऐसे क्षेत्र को या ऐसे सम्मिलित समूह को जो क्या करे, संयुक्त रूप से समाज का क्या कर सके, संयुक्त रूप से समाज का उद्धार कर सके या संयुक्त रूप से समाज को बढ़ा सके। तो लोग बाग क्या करते हैं यहाँ पर मराठी यानी कि मराठी भाषा में आपस में क्या करते हैं, गले मिलते हैं और मराठी भाषा में एक दूसरे को क्या किया जाता है, संबोधन किया जाता है या संबोधित किया जाता है। वो कौन सा होता है, आपका गुड़ी पाड़वा होता है। आगे देखेंगे गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी यहाँ का और भी लोकप्रिय त्योहार हो जाता है। गणेश चतुर्थी देखिए, क्योंकि हमें पता है आपका महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जो पूजा जाने वाला जो देवता है आपके महाराष्ट्र में, वो गणेश जी को मानते हैं, बप्पा को मानते हैं, गणपति बप्पा मौर्य। तो क्या होता है यहाँ पर, गणेश चतुर्थी आपका बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाने वाला यहाँ का प्रमुख त्योहार हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत किसने की थी। तो यदि शुरुआत की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, इस गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। अब चलिए बात करते हैं और अन्य त्योहारों में, तो शिवरात्रि या महाशिवरात्रि का पर्व भी यहाँ पर बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो यहाँ के प्रमुख त्योहारों में आपका गुड़ी पाड़वा, गणेश चतुर्थी और महाशिवरात्रि आ जाते हैं। अब चलिए यहाँ की बात करें हम कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में कि महाराष्ट्र में कौन कौन से मंदिर हैं जो फेमस है आपके, आप प्रमुख आ जाते हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले जो मंदिर देखोगे वो रहेगा आपका सिद्धि विनायक मंदिर। कौन सा है आपका, सिद्धि विनायक मंदिर नासिक। कौन सा है आपका, सिद्धि विनायक मंदिर नासिक। इसमें गणपति बप्पा की क्या की जाती है, पूजा की जाती है और ये आपका सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो महाराष्ट्र के मंदिरों में से नंबर 1 पर आता है। दूसरा है आपका साईं बाबा। साईं बाबा सबने नाम सुना होगा, शिरडी के साईं बाबा, सबका मालिक एक, सभी ने नाम सुना होगा इनका कि इनका एक स्लोगन था, एक वाक्य था कि सबका मालिक एक है। देखिए ये शिरडी में पड़ता है और साईं बाबा मंदिर कहाँ पड़ता है आपका, शिरडी में। देखिए साईं बाबा को अन्य और अलग अलग धर्मों के हिसाब से इन्हें माना जाता है। हिंदू धर्म अपने मान्यता अनुसार लेते हैं और जैन धर्म अपने अनुसार, इस्लाम धर्म अपने अनुसार। तो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपने धार्मिक मत के अनुसार इनको क्या किया गया है, पूजा गया है और सभी के लिए पूजनीय रहते हैं। और कहाँ है आपके, तो कहाँ है इनका मंदिर, तो साईं बाबा का, वो है आपका शिरडी में पड़ता है। दूसरा आगे देखोगे आप तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी आपका कहां पड़ता है, नासिक में पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर आपका भगवान शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग में से क्या है आपका, एक माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग जो आपके पूरे भारत में विराजमान है उनमें से एक जो ज्योतिर्लिंग है वो आपका त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थित है जो आपकी नासिक में पड़ती है। दूसरा बात करें हम अगले की, तो भीमा शंकर मंदिर। भीमा शंकर मंदिर भी आपका 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। तो आपके 2 ज्योतिर्लिंग कहां पाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। पहला त्र्यंबकेश्वर, दूसरा आपका भीमा शंकर। अब अगले मंदिर की हम बात करें वो है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर भी आपका फेमस है, या स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण आपके राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा किया गया था और एलोरा जगह पर किया गया था, जिसमें एक पूरी की पूरी चट्टान को काटकर इस मंदिर को आकृति दी गई थी या आकार दिया गया था। ठीक है, चलिए हमने यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं हम यहाँ के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में कि यहाँ के फेमस लोक नृत्य कौन कौन से, या यहाँ पर प्रमुख रूप से सामूहिक रूप से गाए जाने वाले लोकगीत कौन कौन से, लोक नृत्य कौन से जो किए जाते हैं सामूहिक रूप से। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो है आपका लावड़ी। लावड़ी हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं कि महाराष्ट्र का राजकीय नृत्य भी घोषित किया गया है। और हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि लावड़ी जो आपका नृत्य ये आपका फसल के कटने के बाद किया जाने वाला नृत्य, एक फसल नृत्य है, या आपके फसल जब आ जाती है उस जगह पर या उस समय पर इस नृत्य को किया जाता है। और आपके पारंपरिक कपड़ों में यानी कि क्या किया जाता है, यहाँ के जो पारंपरिक कपड़े होते हैं उस आधार पर ढोल की धुन पर इसको किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे की, तो वो रहता है आपका कोली।
कोली आपका महाराष्ट्र का दूसरा सबसे प्रमुख लोक नृत्य हो जाता है। यह मुंबई में सबसे ज्यादा किया जाने वाला लोक नृत्य होता है, महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में। तीसरा है आपका तमाशा, तमाशा लोक नृत्य। फिर है आपका धन गाड़ी गाजा, धन गाड़ी गाजा। और आगे अगला है आपका लेझिम, या इसी को लेझिमा भी कहा जाता है। ये आपके प्रमुख 5 लोक नृत्य हैं जो आपके महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र में किए जाते हैं। चलिए अब हमने इतना देख लिया है इसका, और अब हम देखेंगे महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख शहरों के बारे में। देखिए इसमें आपके पर्यटक स्थल अभी नहीं बताए जा रहे हैं, आपको पर्यटक स्थल आपको दूसरे वीडियो में बताए जाएंगे, क्योंकि देखिए इस वीडियो को यदि हम पर्यटक स्थलों में भी ले जाएंगे तो आपका वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसमें आपका देखिए मैप पर भी लिखने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब देखते हैं हम यहाँ के कुछ प्रमुख शहरों के बारे में कि प्रमुख शहर आपके महाराष्ट्र के कौन कौन से। तो शहरों में यदि हम बात करें कि आपके महाराष्ट्र में कौन कौन सी जगह पर या कौन कौन सी लोकेशन पर पड़ेंगे, तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र का एक शहर जिसका नाम है नागपुर। नागपुर यहाँ आपको देखने को मिलेगा नागपुर। नागपुर के जस्ट नीचे वाले स्थान पर आपको देखने को मिलेगा वर्धा। वर्धा, वर्धा आपका वही जगह है जहां पर गांधी जी द्वारा क्या किया गया था, अपना आश्रम स्थापित किया गया था। और नागपुर आपका वह जगह है जो भारत का केंद्र बिंदु कहलाता है। इसी को भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो भारत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? नागपुर को माना जाता है। किसको माना जाता है? नागपुर को। अब चलिए बात करेंगे हम, आपको इधर मिलेगा आपका मध्य प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा जिसका नाम है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो हिस्सा है उसको नाम है आपका बुलढाना। मध्य प्रदेश से जो लगा हुआ है नीचे वाला इसका नाम है बुलढाना। बुलढाना किस लिए फेमस है? तो बुलढाना में ही आपकी पाई जाती है महाराष्ट्र की प्रसिद्ध झील जिसका नाम है लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील। यह आपका लोनार झील के लिए प्रसिद्ध है। लोनार झील किस लिए जाना जाता है? लोनार झील के लिए जाना जाता है बुलढाना। बुलढाना में आपकी लोनार झील, देखिए लोनार झील की भी एक विशेषता है। कौन सी विशेषता है? कि यह आपकी क्रेटर झील है। क्रेटर झील मतलब कि इसका जो निर्माण हुआ था कई हजार वर्ष पहले की बात है कि क्या हुआ था, भारत पर जब उल्का पिंड गिरा था तो वो महाराष्ट्र के बुलढाना में गिरा था, और वो उल्का पिंड गिरने के साथ ही क्या होता है, एक गड्ढे का निर्माण कर देता है। गड्ढे के निर्माण होने के बाद क्या होता है, वर्षा जल क्या होता है इसमें भर जाता है। वर्षा जल भर जाने के कारण यह पहाड़ों के बीचों बीच स्थित हो गया, और इसे किस नाम से जाना जाने लगा? तो आपके लोनार झील के नाम से। इसकी एक खूबी यह है कि इसे जब हम दूर से देखते हैं तो इसका जो रंग दिखाई देता है वो हमें पीले कलर का दिखाई देता है। चलिए अब आगे चलते हैं और अन्य क्षेत्रों के बारे में। अन्य क्षेत्रों में यदि हम देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश के नीचे वाले और अगले हिस्से को देखेंगे जो आपको मिलेगा कौन सा? भूसावल। भूसावल आपका फेमस किस लिए? भूसावल आपका फेमस है केले के लिए। यहाँ पर केले का उत्पादन किया जाता है या केले का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खेती की जाती है। अब चलिए आगे देखते हैं और अन्य शहरों के बारे में। तो देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा औरंगाबाद। ये रहा आपका क्या? औरंगाबाद। आपको यहाँ जाओगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा दौलताबाद। आपको औरंगाबाद के ऊपर मिलेगा आपको अजंता की गुफाएं। या अजंता क्या देखने को मिल जाएगा आपको? अजंता। उसी के ऊपर मिलेगा आपको एलोरा। उसी के ऊपर क्या मिल जाएगा आपको देखने के लिए? एलोरा देखने को मिल जाएगा। आप इधर जाओगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा नासिक। इस वाले हिस्से में क्या मिलेगा आपको? नासिक मिल जाएगा। इधर जाओगे तो आपको इधर मिलेगा आपको पुणे। इधर आप जाओगे तो इधर मिलेगा आपको ठाणे। तो क्या है, देखिए मुंबई के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठाणे। और ऊपर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो नासिक। नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? पुणे मिल जाएगा। अब देखिए आपका बाउंड्री से आपके तल से ही लगा हुआ एक हिस्सा है जिसका नाम है क्या? रत्नागिरी।
रत्नागिरी। और इधर मिलेगा आपको कोल्हापुर। कोल्हापुर के बारे में भी पढ़ के आए कि वहां पर क्या है, देखो कोल्हापुर में आपके कौन से उद्योग, रेशम, चमड़ा, दिया सलाई और चप्पल निर्माण किया जाता है। रत्नागिरी जाना जाता है किस चीज के लिए, तो रत्नागिरी जाना जाता है आपका आम उत्पादन के लिए, या आम का यहाँ पर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है भारी मात्रा में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के कुछ अन्य क्षेत्रों की या अन्य चीजों की। तो देखो आप देखोगे कि आपके इधर वाले हिस्से में, यानी कि आपके पुणे और नासिक के बीच में, इधर आप देखोगे कि आपको एक दो दर्रे देखने को मिल जाएंगे। दर्रे, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए मुंबई से जो नासिक के लिए जाने वाला जो दर्रा होता है, इसे कहते हैं अपन थाल घाट। क्या कहते हैं, थाल घाट। और जो आपका मुंबई से पुणे के लिए जाता है उसे कहते हैं अपन भोर घाट। क्या कहते हैं, भोर घाट। अब समझना इस चीज को। देखिए मुंबई से यदि हम नासिक के लिए, या मुंबई को और नासिक को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है आपका, वो है आपका थाल घाट। और आपका मुंबई से जो पुणे को जोड़ता है वो कौन सा, आपका भोर घाट। तो ये दो प्रमुख दर्रे भी कहाँ के हैं, तो आपके महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे हो जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसके आगे के जो रह गए हैं आपके पर्यटक स्थल, उनको देखेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए अपन इतना ही रहने देते हैं। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना, और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।